दोस्तों, एक बहू रसोई में अपने सास ससुर के लिए खाना बना रही है। वो नाश्ता तैयार कर रही है और जैसे ही वो चाय की प्याली अपने हाथों में लेकर सास ससुर के कमरे में जाती है, वहां पर सास ससुर तो मिलते नहीं हैं, लेकिन एक चिट्ठी मेज पर रखी हुई है जिसे चाय की प्याली मेज पर रखी जाती है और वो चिट्ठी उठाकर वो बहू पढ़ने लगती है। जब वो बहू वो चिट्ठी पढ़ती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है और चारों तरफ दीवारों को देखने लगती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके पिता घर पर आते हैं और अपनी बेटी को संभालते हैं। आखिरकार उस चिट्ठी में ऐसा क्या था जिसे पढ़कर बहू फूट फूट कर रोने लगी। एक पिता क्यों बिन बुलाए उसके घर आ गया था उसे संभालने के लिए, और वो सास ससुर कहाँ पर गायब थे जिनके लिए वो नाश्ता बना कर लाई थी। दोस्तों, ये सारी बातें आप लोगों को जाननी है तो वीडियो को आगे जरूर देखना होगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर राज क्या है। अब यहाँ पर सभी जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे व्यूवर हैं, सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर देखा है कि मेरे व्यूवर जितने भी हैं वो 60 से ऊपर के हैं, तो सभी का आदर सम्मान करना एक बहुत बड़ी बात बन जाती है। आज मैं नमस्कार नहीं करूंगी, आपको सादर प्रणाम करूंगी तहे दिल से। दोस्तों, अपनी इस बहन को या अपनी इस बेटी को ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा जो आप अपनी इस बहन को या बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। आज की जो कहानी है वो सबसे हटकर है, क्योंकि इसमें एक बहू ने अपने सास ससुर को जीवन दान देने की कोशिश की या सास ससुर का पालन पोषण करना चाहा। आखिर ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बहुत जगह ऐसा देखने को मिल जाया करता है। तो दोस्तों, चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी शुरू होती है गुड़गांव से। गुड़गांव, गुड़गावा कई तरह के नाम होते हैं, गुरुग्राम भी उसे बोला जाता है। तो वहां पर एक फ्लैट होता है। फ्लैट में पति पत्नी तैयार हो रहे हैं और पति कह रहा है कि मेरी टाई कहाँ पर है, मेरे जूते कहाँ पर हैं, और तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, माँ बाबूजी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तो पत्नी कहती है कि नहीं जी, मेरा जाने का मन नहीं है। मैं जब भी आपके घर जाती हूँ तो आपकी जो माँ है वो मुझे ताने मारा करती है। तो पति कहता है कि चल पागल, वो मेरी माँ नहीं है, वो तुम्हारी भी माँ है। भले ही वो तुम्हारे आगे तुम्हें ताने मारे, लेकिन तुमसे जब पीछे रहती है ना तो तुम्हारी बहुत तारीफें करती है। अब दोनों पति पत्नी तैयार हो जाते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं, फ्लैट से नीचे उतरते हैं और पहुंच जाते हैं अपने गांव। गांव गुड़गांव से थोड़ी ही दूर होता है दोस्तों। वहां पर पति पत्नी पहुंच जाते हैं अपने माँ बाप के घर और वहां पर दरवाजा लॉक किया जाता है। लड़के का नाम संदीप होता है, पत्नी का नाम संगीता होता है। संदीप दरवाजा बजाता है और माँ आती है। अब माँ अपने जैसे ही दरवाजा खोलती है तो बेटे को देखकर भावुक सी हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ उसका इंतजार करती है। हर हफ्ते वो हफ्ते में एक बार अपने घर जाते हैं जब उनकी छुट्टी होती है। माँ अपने बेटे के सर पे हाथ फेरती है, अंदर भी नहीं आने देती और कहती है कि अरे तू कुछ खाता नहीं है, तेरी बीवी तुझे कुछ खिलाती नहीं है, तुम्हारी पत्नी जो तुम इतने दुबले पतले हो गए हो। तो वहां पर संदीप कहता है कि माँ, क्या आप भी ऐसी बातों को करते हो? और सभी जने हंसते हंसाते अंदर चले जाते हैं। अब वहां पर सोफे लगे हुए हैं, वहां पर वो सभी परिवार बैठ जाता है। तभी वो माँ कहती है कि अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी लाती हूँ। उससे पहले बहू ने उसके पैर छुए थे, संगीता ने। तो जब सास पैर हटा लेती और कहती है कि तू तो मेरे बेटे को बहका कर गुड़गांव ले गई, तू मेरे पैर क्यों छू रही है? तो यहाँ पर दोस्तों जो संगीता होती है वो थोड़ी सी नाराज हो जाती है कि भाई मेरी सास मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है, लेकिन संदीप वहां पर समझाने की कोशिश करता है। अब सास चाय बनाने के लिए चलती है तो बहू कहती है कि नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आप चाय क्यों बनाओगे, चाय मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर सास कह देती है कि हाँ मुझे पता है तू कैसी चाय बनाएगी, भाई तू तो हमारी गेस्ट है, मेहमान है, हम तुमसे चाय कैसे बनवा सकते हैं। लेकिन फिर भी संगीता कहती है कि माँ जी प्लीज मुझे चाय बनाने दो ना। और यहाँ पर संगीता उठकर किचन में चली जाती है। दोस्तों, किचन में संगीता चाय बनाकर लाती है। तभी वो माँ अपने बेटे को निहारती रहती है और कहती है कि सच में ही तू ना कुछ खाता नहीं है, तभी तो इतना दुबला पतला हो रहा है, तेरे आंखों के नीचे ना काले घेरे बने हुए हैं। इतने ही संगीता जो चाय है वो लाती है जहां पर वो सभी लोग बैठे हैं। तभी संगीता कहती है अरे माँ जी, हम इसलिए ये इतने पतले हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने जिम ज्वाइन की है। अब संगीता की सासू फिर चिल्लाती है, कहती है कि तुझसे मैंने पूछा जो तू मुझे जवाब दे रही है। और यहाँ पर दोस्तों संगीता का मूड बिल्कुल खराब हो जाता है।
अब उनकी छुट्टी कट जाती है, दूसरा दिन हो जाता है और संगीता के पति चल देते हैं फिर गुड़गांव की तरफ, क्योंकि काम तो करना है। अब दोस्तों जैसे ही संगीता चलती है तो यहाँ पर जो सास है वो संगीता को आशीर्वाद नहीं देती है और अपने बेटे को बड़ा मला मला के पुचकारती है, कहती है कि बेटा तू दिन दोगुनी रात चौगुनी करे। अब दोनों पति पत्नी गाड़ी में जब बैठते हैं तो संगीता कहती है कि देखा जी आपने, माँ जी ने मेरी थोड़ी सी भी मुझे आदर भाव नहीं दिया, मतलब थोड़ा सा भी मुझ पर प्यार नहीं लुटाया और तुम सबरा प्यार लूट कर आए हो। अब तो तुम में बहुत एनर्जी आ गई होगी। वो दोनों आपस में हंसी मजाक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दूं, जितना प्यार संदीप अपने माँ बाप से करता है उतना ही प्यार संगीता अपने सास ससुर से करती है। वो बिल्कुल भी फर्क नहीं करती है कि मेरे सास ससुर हैं या माँ बाबूजी हैं। अब दोस्तों वो घर चले जाते हैं। अब उनका हर हफ्ते आना जाना होता है, तो दूसरे ही हफ्ते संगीता और संगीता के पति फिर तैयार होते हैं अपने गांव आने के लिए। लेकिन तभी संदीप के पास फोन आता है। संदीप के बॉस कहते हैं कि आपको ऑफिस के काम से ग्वालियर जाना होगा और वहीं पर आपकी मीटिंग है, तो आप आज छुट्टी पर नहीं हो। दोस्तों यहाँ पर संदीप सुनता है और कहता है कि यार माँ बाबूजी तो हमारा इंतजार कर रहे होंगे और मुझे अब ग्वालियर अर्जेंट जाना है, अब क्या करें। संगीता कहती है कि जी आप चिंता मत करो, आप ऐसा करो, मैं आपकी जगह आपके घर चली जाती हूँ और आप अपनी जो मीटिंग है उसे अटेंड कीजिए और आपकी छुट्टी कैंसिल हो चुकी है। अब की बार माँ बाबूजी के साथ मैं एंजॉय करूंगी और आपको करनी पड़ेगी अब की बार नौकरी। दोस्तों पति को ग्वालियर भेज देती है, खुद एक गाड़ी कर कर अपने सास ससुर के घर पहुंच जाती है। डोरबेल बजाती है। सास कहती है कि अरे तू अकेली क्यों आई है, मेरे बेटे को साथ क्यों नहीं लाई? अब की बार तो तुमने मेरा बेटा इतना दूर कर दिया कि उसे घर भी लेकर नहीं आई। तो यहाँ पर बहू हंसती हुई कहती है कि माँ जी, और गले लग जाती है और उसके पैर छूती है और कहती है कि माँ जी आप इन बातों को मत किया करो, मैं भी आपकी बेटी हूँ ना। तो यहाँ पर यही सब कुछ होता है। अब वो घर में अच्छा सा खाना बनाती है, बहू अपने सास ससुर को खिलाती है। यहाँ पर जो संगीता आती है उसके ससुर बहुत अच्छे थे, वो अपने बेटे की बहू को बेटी ही माना करते। दोस्तों रात हो जाती है, संगीता सो जाती है, पूरा परिवार सो जाता है, लेकिन संगीता के पास करीबन 3 बजे फोन आता है और उधर से फोन पर कहते हैं कि आप इनकी पत्नी है। तो यहाँ पर संगीता कहती है कि हाँ मैं इनकी पत्नी हूँ। क्यों, क्या बात हुआ? क्योंकि उधर जो संदीप था उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था और संदीप हॉस्पिटल में था और बहुत सीरियस हालत होती है। दोस्तों संगीता सुनती है तभी अपने भाई पर फोन करती है। संगीता के भाई का नाम सचिन होता है। कहती है कि भाई रात के 3 बजे हैं, माँ बाबूजी को नहीं जगा सकती, तो जल्द से जल्द यहाँ पर आ, तेरे जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया है। वो रोती रोती अपने भाई से कहती है। उसका भाई रात को ही आता है, लेकिन जैसे दरवाजे खुलते हैं या संगीता जाती है हॉस्पिटल तभी सास ससुर को पता चल जाता है। वो भी जग जाते हैं और कहते हैं कि बहू क्या हुआ, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तभी संगीता पूरी बात कहती है कि माँ जी संदीप का एक्सीडेंट हो गया है और वो फलाने हॉस्पिटल में है। सास ससुर कहते हैं कि तुमने हमें क्यों नहीं जगाया, वो हमारा बेटा है। तभी ये पूरी फैमिली संगीता के भाई जो सचिन था उसकी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। दोस्तों संगीता गाड़ी से सबसे पहले उतरती है और पहुंच जाती है उस रूम में जहां पर संदीप एडमिट था। आप यकीन नहीं मानोगे, संदीप की बहुत बुरी हालत थी। उसके सिर में बहुत गहरी चोट थी जिससे उसकी आंखें हल्की हल्की खुल रही थी और वो कुछ हाथ पैर भी नहीं हिला रहा था, लेकिन थोड़े थोड़े शब्द बोलता रहता है। अब डॉक्टर संगीता को मिलने की इजाजत दे देते हैं। संगीता पहले तो एक कांच से में से देखती हुई रहती है कि उसके पति की हालत कैसी है। अब वो अपने पति से मिलने जाती है। संदीप दूर से ही देखकर उसकी आंखों से आंसू संगीता को दिख जाते हैं और संगीता धीरे धीरे अपने पति की तरफ बढ़ने लगती है। इधर जो संदीप होता है वो हल्का सा हाथ से इशारा या आंखों से एक ऐसा सिग्नल देता है और वहां पर संगीता अपने पति के हाथ को पकड़ती है, तो वो हाथ भी मूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं कर पाता है। दोस्तों संदीप दबी सी आवाज में कहता है कि संगीता मेरा और तुम्हारा यहीं तक का साथ था, अब शायद मैं जिंदा नहीं रहूँगा, अब मुझे इस दुनिया से जाना होगा। संगीता कहती है कि जी ऐसी बातें मत कहिए, मैं तुम्हारे बिन नहीं जिंदा रह सकती, मैं कैसे रहूँगी यहाँ पर। और सब तभी संदीप कहता है कि संगीता तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरे माँ बाप का तुम्हें ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं ही उनकी इकलौती संतान हूँ, मेरे सिवा इस दुनिया में उनका कोई भी नहीं है। कुछ वर्ड आधे अधूरे बोलता है, कुछ दबी सी आवाज में बोलता है और यहाँ पर संगीता कहती है
संगीता ही ज्यादा बोल रही है, संदीप से ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा है। संगीता कहती है कि तुम चिंता मत करो, मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है और तुम बहुत जल्द ठीक होगे। दोस्तों, संगीता हिम्मत बांध के उस कमरे से बाहर तो निकल आती है, लेकिन कमरे से बाहर आते ही उसके आंसू नहीं रुक पाते हैं और वो बहुत रोने लगती है और एक बेंच पर ऐसे गिर जाती है कि मानो जैसे इसका सब कुछ उजड़ गया हो, क्योंकि संदीप की हालत इतनी गंभीर होती है। अब संदीप के पिताजी उससे मिलना चाहते हैं, तभी संदीप के पिताजी को मिलाया जाता है और यहाँ पर केवल 2 वर्ड संदीप बोल पाता है। कहता है कि पिताजी मुझे माफ करना, और यहाँ पर संदीप की आंखें बंद हो जाती हैं। तभी डॉक्टर साहब आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इतना मरीज को परेशान करोगे तो ये फिर ठीक कैसे हो पाएंगे, इनका बहुत लंबा इलाज चलेगा और ये इतनी तकलीफ में है कि कुछ भी हो सकता है अगर आप इनको थोड़ी सी भी टेंशन दोगे। और सभी को बाहर कर दिया जाता है और वहां पर गेट बंद कर दिया जाता है। उधर जो संगीता होती है, इसके पिताजी तुरंत हॉस्पिटल में आ जाते हैं और आते ही डॉक्टर साहब उनसे कुछ बातें करते हैं। तभी जो संगीता का पिता है वो भाई से कहता है, संगीता से के भाई से, सचिन से, कि इन सभी को घर लेकर जाओ। और जो सचिन होता है वो संगीता के सास ससुर और संगीता को घर ले जाता है। कहता है कि दीदी, जीजा जी का बहुत इलाज चलेगा, अब तुम घर चलो, कुछ खाओ पियो, तुम तब से इतने परेशान हो। और यहाँ पर वो अपनी बहन और बहन के सास ससुर को घर ले जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर जब चले जाते हैं तो संगीता की माँ भी आई हुई थी। वो कहती है, जी आपने संगीता और उसके परिवार को क्यों भेज दिया, उन्हें यहीं पर रहने देते। तो यहाँ पर संगीता का पिता कहता है कि जमाई बाबू इस दुनिया में नहीं रहे हैं और वो ये सदमा यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोस्तों, एक बुजुर्ग को जो भूमिका निभानी होती है, संगीता के पिता ने सभी रिश्तेदारों को फोन कर कर घर भेज दिया था, क्योंकि सचिन घर जाकर उन्हें सारी सच्चाई बताता है। दिन भी निकल आता है, सुबह के 11 बज जाते हैं। 11 जैसे बजते हैं, उस बहन को कुछ खिलाया जाता है, सास ससुर को भी कुछ खिलाया जाता है। और यहाँ पर सभी रिश्तेदार जब आने लगते हैं तो संगीता कहती है कि मुझे कुछ नहीं खाना, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, मुझे सच सच बताओ, ये सभी रिश्तेदार मेरे घर ऐसे क्यों दौड़े चले आ रहे हैं, ऐसी क्या बात हो गई। तो सचिन पहले तो संभालने की कोशिश करता है, कहता है कि दीदी ये जीजा की खबर सुनकर आए हैं। तो वो कहती है कि नहीं, हॉस्पिटल जाते यहाँ पर क्यों आते। तभी सचिन कहता है कि दीदी, जीजा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों, एक महिला पर क्या बीतती है ना, वो आप समझ नहीं सकते। वो वक्त ऐसा था कि जो संगीता थी वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है, और जब वो होश में आया करती तभी जोर जोर से चिल्लाया करती और रोया करती। माँ बाप जो टूट चुके थे, जिनका एक जवान बेटा उनका सहारा इस दुनिया से जा चुका था, अब उनका कोई भी इस दुनिया में नहीं होता है। दोस्तों, उधर जो संगीता का पिता होता है वो अपने जमाई की डेड बॉडी एम्बुलेंस में लेकर घर आता है। जो एक बुजुर्ग का फर्ज होता है वो निभाता है। यहाँ पर सभी रिश्तेदार संगीता और संगीता के सास ससुर को संभालते हैं और अंतिम संस्कार बहुत जल्दी कर दिया जाता है, क्योंकि एक जवान घर में रखना लोग सही नहीं समझते, क्योंकि उसकी पत्नी से क्या बीत रही होगी, मेरे रुए खड़े हैं। अब दोस्तों, इन बातों को चलते चलते 13 दिन हो जाते हैं। संगीता कुछ भी नहीं खाती है, कुछ नहीं पीती है, माँ बाप का भी रो रो कर बुरा हाल होता है। अब 13वीं के दिन लोग संभल जाते हैं, सबर जाते हैं, कुछ दिलासा उनको मिल जाती है। हालांकि जीवन भर हम किसी की कमी पूरी नहीं कर सकते। अब दोस्तों, 13वीं वाले दिन संगीता का जो पिता होता है वो कहता है कि बेटी अब तुम घर चलो। तो संगीता कहती है कि पिताजी अब क्या कह रहे हो, ये मेरा घर ये है, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। सास कहती है कि नहीं, तू मेरे बेटे को खा गई और तू यहाँ से जा, हम अकेले रह लेंगे, तू अपना जीवन दोबारा से बसा, तेरी जिंदगी तेरे सामने पड़ी है। तो संगीता कहती है कि माँ जी बस इतना ही जाना मुझे आप लोगों ने। और यहाँ पर संगीता रोती हुई कहती है अपने पिता से कि आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपने घर जाइए, 13 दिन से आप यहीं पर हैं और अपना काम काज देखिए, मैं यहाँ से एक पैर भी बाहर नहीं रखूंगी। दोस्तों, एक बहू का ऐसा फैसला काबिल तारीफ था, आप लोगों को तारीफ करने पर मजबूर कर देगा। अब क्या होता है, माँ बाप संगीता के घर चले जाते हैं और सास भी मन मन में सोचने लगती है कि जिस बहू को इतना भला बुरा कहती थी, आज वो सारी जिंदगी मुझ पर निछावर कर रही है। और यहाँ पर संगीता कहती है कि जिस दिन मेरे पति इस दुनिया से गए थे, मैंने उनको वादा किया था कि मैं उनके माँ बाप की देख रेख बहुत अच्छे से करूंगी।
दोस्तों कहते हैं जीवन में कुछ चीजें बिगड़ जाती हैं तो उन्हें बनाना पड़ता है। अब संगीता दोबारा से अपनी नौकरी पर जाती है और वहां पर बॉस से और सभी स्टाफ से बात करती है। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है कि मैं सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अब मैं ये नौकरी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं अब अपने सास ससुर की देखभाल करूंगी और उनके ही पास रहूंगी। तो यहाँ पर सभी लोग संगीता को हमदर्दी दिखाते हैं, क्योंकि सभी को पता चल जाता है कि संगीता के पति इस दुनिया में नहीं रहे हैं। दोस्तों संगीता अपना लंच लेकर गई थी उस दिन, सास ससुर से कहकर गई थी, लेकिन तभी संगीता बॉस के पास जाती है अपनी कंपनी के और उससे भी कहती है कि सर मुझे अब यहाँ से जाना है, मेरा रिजाइन आप क्लियर कर दो। तो मतलब यहाँ पर जो बॉस है वो कहता है कि संगीता मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा, अगर थोड़ी सी भी मुझसे मदद होती है ना तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दुख है तुम्हारे साथ जो भी हुआ है। संगीता कहती है कि सर जल्द से जल्द फैसला लीजिएगा, क्योंकि मैं अब सास ससुर के पास रहूंगी और वहीं पर कोई अपनी नौकरी तलाशूंगी। संगीता घर आ जाती है। सास ससुर कहते हैं कि बेटी क्या रहा? तो संगीता कहती है कि पिताजी अब कल पता चलेगा, बॉस बताएंगे कि कल मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं। संगीता का बॉस का फोन आता है और वो कहता है कि अब तुम अपना ऑनलाइन घर से ही काम कर सकती हो, तुम्हें ड्यूटी पर आने की कोई जरूरत नहीं है और न ही तुम्हें रिजाइन देने की जरूरत है। दोस्तों संगीता की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो सोचती है कि चलो ये काम तो बना, अब मैं अपने माँ पिता की सेवा भी कर पाऊंगी और मैं अपनी नौकरी कर पाऊंगी। अब दोस्तों संगीता घर से ऑनलाइन काम करती है। तो एक दिन वो बॉस संगीता के घर आता है, डोरबेल बजाता है। अब जैसे बॉस घर आता है तो संगीता की सास दरवाजा खोलती है। जब दरवाजा खोलती है तो वो बॉस घर आता है तो उसे देखकर संगीता की सास के मन में एक विचार आता है और वो अपने पति से कहती है कि ये लड़का हमारी बहू के लिए कितना अच्छा रहेगा। तभी वो दोनों इस बात को थोड़ा सा चलाते हैं लेकिन वहीं पर बंद कर देते हैं। अब वो बॉस, क्योंकि ऑनलाइन काम होता है जिस काम को संगीता संभालती है, तो वो बॉस बार बार घर आ जाया करता है। तभी संगीता के सास ससुर संगीता से कहने लगते हैं कि बेटा क्या आपको ये लड़का पसंद है? अगर आपको ये लड़का पसंद है तो हम तुम्हारी इससे शादी करा देंगे। संगीता गुस्से में आ जाती है और कहती है कि माँ बाबूजी आपने मुझे इतना गिरा हुआ समझा है, मुझे कोई बॉस पसंद नहीं है, केवल काम के पर्पज से वो यहाँ आते हैं, लेकिन आज के बाद मैं उनका आना यहाँ पर बंद कर दूंगी, क्योंकि मैं अपने पति की हूँ और पति की ही रहूंगी, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। वो क्लियर कर देती है अपने सास ससुर के आगे। तभी वो अपने बॉस के पास फोन करती है और कहती है कि सर अगर आपको मुझे नौकरी पर रखना है तो आप मेरे घर कोई भी काम लेकर नहीं आओगे, वरना मुझे आप इस नौकरी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बॉस कहता है कि संगीता गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं अब यहीं से काम पूछ लिया करूंगा फोन से और देखते हैं जो भी अरेंज होगा, लेकिन तुम ऐसा नौकरी मत छोड़ो, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर इस वजह से तुम्हारी नौकरी जाएगी। और यहाँ पर वो बॉस भी घर आने से बंद हो जाता है। दोस्तों संगीता के जो सास ससुर होते हैं वो इन बातों को, जो बॉस की बात होती है उसे संगीता के माँ बाबू से भी करते हैं और संगीता के पिता अपनी बेटी से बात करते हैं तो संगीता उनसे भी यही जवाब देती है जो उसने अपने सास ससुर को जवाब दिया था। अब दोस्तों समय निकल रहा था, बहुत वक्त निकल जाता है, 1 साल निकल जाता है, लेकिन बहू बिल्कुल भी हामी नहीं भरती और उनकी सेवा में दिन रात लगी रहती है। उनके लिए खाना पीना हर सुविधा का इंतजाम करती है। सास ससुर से कहती है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब एक महिला अपनी पर आ जाती है ना तो एक घर को मंदिर बना देती है। यहाँ पर जो संगीता थी उसने उस घर को मंदिर बना रखा था, अपने सास ससुर की दिन रात सेवा करना और घर का काम करना। अब इन सब चीजों को देखकर जैसे 2 साल निकल जाते हैं तो सास ससुर को अपने आप में बहुत गिल्टी फील होता है कि एक जवान लड़की दिन रात हमारी सेवा में लगी हुई है अपनी पति की बात से, अगर हम ही इससे दूर हो जाएंगे तो ये अपनी शादी जरूर करेगी या अपनी गृहस्थी बसाएगी। अब सास ससुर एक फैसला लेते हैं, पास ही के शहर में एक आश्रम ढूंढते हैं, वृद्धाश्रम, और वहां पर एक चिट्ठी लिखते हैं कर ससुर के पैर लेती है और किचन में उनका नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। दोस्तों सास ससुर ने रात को ही पैकिंग कर ली थी और अब दोनों सास ससुर चुपके से दरवाजा खोलते हैं और गाड़ी से स्टेशन पहुंच जाते हैं, क्योंकि 9 बजे की उनकी गाड़ी थी। और यहाँ पर वो सब कुछ सबूत मिटा देते हैं जिनसे उनका बहू पीछा करे, और एक चिट्ठी जो रात को ही उन दोनों ने लिख दी थी वो चिट्ठी मेज पर छोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। स्टेशन पर जाते ही उस बहू के पिताजी पर फोन कर दिया जाता है कि हम यहाँ से घर छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम आपकी बेटी की जिंदगी में रहेंगे तब तक वो कोई और फैसला नहीं लेगी, वो हमारे बीच में फंस चुकी है। और यहाँ पर
जो संगीता के पिताजी थे वो भी बार बार कहते हैं कि नहीं चौधरी साहब, नहीं समधी साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको घर जाना होगा, लेकिन वो उन्हें भी कोई डिटेल नहीं बताते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर संगीता जैसे ही नाश्ता लेकर अपने सास ससुर के कमरे में आती है तो वहां पर उसको कोई भी दिखाई नहीं देता है, केवल उनकी एक चिट्ठी होती है। चिट्ठी में यही सारी बातें होती हैं कि बेटा, हमारी वजह से तू एक कश्मकश में फंसी हुई है और कोई अपने लिए फैसला नहीं ले रही है। अगर तुम पर कोई बच्चा भी होता तो तुम उसके सहारे जीवन गुजार लेती। हम बुढ़ा बुढ़ी कितने दिन तक जिंदे रहेंगे, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। इसी वजह से हम ये फैसला ले रहे हैं कि हमारी जो 2-4 साल की जिंदगी है वो हम एक वृद्ध आश्रम में गुजारेंगे और हमें बिल्कुल भी ढूंढने की कोशिश मत करना। और वो सारे सबूत मिटाकर दोस्तों वहां से चले जाते हैं। बहू जब ये चिट्ठी पढ़ती है तो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। सुबह सुबह का टाइम होता है, तभी उसके ससुर पड़ोसी उसके घर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी क्या हुआ। तो यहाँ पर बहू अपने माथे पर हाथ धरकर रोने लगती है और कहती है कि मैंने अपने सास ससुर की बेटी बनने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मुझे बेटी नहीं माना है। दोस्तों, एक बहू, इतना त्याग करने वाली बहू बड़े नसीबों से मिलती है। कुछ अच्छे कर्म उन लोगों ने किए होंगे जो ऐसी बहू उन्हें मिली। आप लोगों का क्या ख्याल है स्टोरी के बारे में? आप अपनी राय रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, फिर मैं वही बात कहूंगी कि आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए और कल फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक या किसी नई स्टोरी के साथ, एक ऐसे महान व्यक्ति या महिला के साथ जो अपना जीवन भी निछावर करने से पीछे नहीं हटते हैं। दोस्तों, समाज में ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी सबसे ऊपर होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।